हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार में एनडीए की जीत के बाद क्या अब सीएम पद पर सस्पेंस बन गया है? खुद नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सीएम पद पर अभी कुछ तय नहीं है। वैसे कल पीएम ने यह साफ कर दिया था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार को आगे बढ़ाना है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे सत्ता का सस्पेंस भी बढ़ रहा है। वैसे सूत्र बताते हैं कि फिलहाल नीतीश ही सीएम बनेंगे और शपथ भाई दूज को हो सकती है। शाम के 4 बजे का वक्त था जब नीतीश कुमार पार्टी दफ्तर पहुंचे। जेडीयू के विधायक नीतीश का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हाथ जोड़ते हुए नीतीश कुमार विधायकों से मिलने के लिए पहुंच गए। जीत के बाद नीतीश कुमार का यह पहला सार्वजनिक राजनीतिक कार्यक्रम था। लेकिन नीतीश कुमार ने यहां यह कहकर सस्पेंस थोड़ा बढ़ा दिया है कि बिहार में सीएम का फैसला एनडीए की बैठक में होगा। एनडीए की बैठक होगी और उसमें औपचारिक रूप से निर्णय होगा। तो जो बैठक वही बता रहे हैं कि अभी 1-2 दिन के बाद ही ना हो पाएगा। ये एनडीए की बैठक में तय होगा ना। ये तो एनडीए की बैठक होगी, उसमें ना निर्णय होगा कि एनडीए का कौन नेता होगा। इस बयान के मायने क्या है, इसका विश्लेषण अब होने लगा है। नीतीश कुमार कल दिन भर किसी से नहीं मिले। उसके बाद यह चर्चा होने लगी थी कि नीतीश के मन में आखिर क्या चल रहा है। लेकिन कल शाम को ही दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया कि बिहार में विकास का संकल्प नीतीश के नेतृत्व में ही सिद्ध करना है। हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के कार्यकर्ता हर बिहारवासी के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। और दिल्ली से प्रधानमंत्री ने सिग्नल दिया तो इस चर्चा पर ब्रेक लग गया कि नीतीश की जगह बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री हो सकता है। अब खबर यह है कि नीतीश सोमवार 16 नवंबर को सीएम की शपथ ले सकते हैं। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित। नीतीश अब तक 6 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। अब ये 7वां मौका होगा जब वो सत्ते पर सत्ता लगाएंगे। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा। यह चर्चा शाम 7 बजे से पहले की थी, लेकिन नीतीश के बयान के बाद सस्पेंस फिर से खड़ा हो गया। नीतीश ने यह भी कह दिया कि जब नेता का नाम तय नहीं है तो फिर शपथ की तारीख कैसे तय होगी। दिवाली के बाद की छठ के पहले की छठ के बाद ये तय नहीं है। आज ही लोग आए हुए थे, कल फिर हम लोग बातचीत करेंगे आपस में। सब लोग जो है चारों घटक दल के लोग कल मिलेंगे। नीतीश कुमार उम्र के 70वें पड़ाव की तरफ बढ़ चुके हैं और बिहार में विकास का 7 निश्चय लेकर इस बार वो वोट मांगने निकले थे। आखिरी सभा में उन्होंने आखिरी चुनाव के लिए वोट मांगा था। आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। बिहार की जनता ने नीतीश की पुकार सुनी और उनके गठबंधन को बहुमत दिया। नीतीश के सामने इस बार चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। बहुत ज्यादा इसलिए क्योंकि वो हारते हारते सत्ता की रेस में पहुंचे हैं। रोजगार से लेकर विकास तक के पैमाने पर बिहार को और आगे ले जाने का काम उनके कंधों पर है। इस बात को समझना होगा कि भले ही कैमरे पर तेजस्वी के नाम का माहौल बनाया जा रहा था, लेकिन कैमरे के पीछे एक साइलेंट यानी चुपचाप वोटरों की फौज खड़ी थी जो चाहती थी कि तेजस्वी की जगह नीतीश की वापसी हो। और उन्हीं साइलेंट वोटरों ने नीतीश को अपना रहनुमा बनाकर सारे पॉलिटिकल पंडितों की जुबान पर ताला लगा दिया। 166 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाले। इन 166 में से 102 सीटों पर एनडीए को जीत मिली। 77 सीटों पर महिलाओं के वोट पुरुषों से 10% और उससे ज्यादा थे। इन 77 में से 53 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की। प्रधानमंत्री मोदी भी इन साइलेंट वोटरों के बारे में बोल चुके हैं। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है, निरंतर वोट दे रहा है। ये साइलेंट वोटर्स हैं देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। वोट मिला तो सत्ता मिली,
अब शपथ से लेकर सत्ता में मंत्रियों की कुर्सी का बंटवारा होना है। शपथ से लेकर मंत्रालय के बंटने तक की हर खबर आप सबसे पहले एबीपी न्यूज पर देखेंगे। बिहार में हार के बाद तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हार की वजह शायद उनकी सहयोगी कांग्रेस की अंदरूनी कलह बनी, जो अब खुलकर सामने आ रही है। महागठबंधन में शामिल पार्टियों की बैठक के बाद तेजस्वी यादव जब मीडिया के सामने आए तो उनके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। बगल में बैठे बड़े भाई तेज प्रताप के चेहरे की रौनक भी गायब थी। लेकिन माइक थामते ही तेजस्वी के तेवर बदले और उन्होंने हार की भड़ास चुनाव आयोग पर निकालनी शुरू कर दी। जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में है, चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में है। आप सब लोग ये समझ सकते हैं कि जनता का जो जनादेश है और जो नतीजा इलेक्शन कमीशन का है, नतीजे और फैसले का बड़ा अंतर है। तेजस्वी भले ही अपनी हार का जिम्मेदार चुनाव आयोग को ठहरा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि एनडीए के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे महागठबंधन को बिहार की जनता ने स्वीकार ही नहीं किया। यही वजह है कि हार के बाद महागठबंधन की दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस में आपसी कलह भी शुरू हो गई है, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस के कम स्ट्राइक रेट के चलते ही तेजस्वी यादव सीएम की कुर्सी तक पहुँचते पहुँचते रह गए। आज सब लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, तो एक प्रकार से कांग्रेस कार्यकर्ता अपने आप को महसूस कर रहा होगा कि हमारी वजह से ऐसा हुआ है। हाल ये हो गया कि कांग्रेस के नेता प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा को हटाने तक की मांग कर रहे हैं। हाईकमांड से आग्रह है कि मैडम कांग्रेस को बचा लीजिए, बिहार कांग्रेस को बचा लीजिए और आप लोग इंटरवीन करिए, आप इंक्वायरी करवाइए, लोगों की बात सुनिए, हम लोग को बुलाइए, हम लोग अपनी बात रखेंगे, फैसला आपको लेना है। और मदन मोहन झा जी से आग्रह है, अभी भी समय है, कम से कम ऑफर करिए इस्तीफा का। बिहार चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन महज 19 सीटों पर जीत मिली। एनडीए के हाथों मिली शिकस्त के बाद अब पार्टी के बड़े बड़े नेता एक दूसरे को ही चिर परिचित अंदाज में जिम्मेदार ठहराने में जुट गए। बेहतर होता पार्टी नेतृत्व समय रहते ही इस बात को समझ जाता और खुद से ज्यादा सीटों पर आरजेडी को लड़ने देता, तो शायद परिणाम कुछ और होते। इससे पहले आज सुबह राबड़ी देवी के घर पर आरजेडी के विधायकों की बैठक हुई। इसमें चुनावी नतीजों के साथ तेजस्वी को औपचारिक तौर पर विधायक दल का नेता चुना गया। फिलीपींस में कुदरत लगातार कहर बरपा रही है। पहले गोनी और अब वामको तूफान यहां भारी तबाही मचाए हुए है। ये फिलीपींस में आए तूफानी कहर की तस्वीरें हैं। तेज हवाओं ने कई घरों को तबाह करके रख दिया है। जगह जगह पेड़ उखड़ गए हैं। इसके साथ हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबतें कई गुना बढ़ा दी हैं। फिलीपींस के पूर्वी तटीय इलाके में आया वामको तूफान यहां भारी तबाही मचा रहा है। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं की मार ने कई घरों को मलबे में तब्दील कर दिया है। इसके बाद शुरू हुई तेज बारिश ने राजधानी मनीला के पास रिजाल प्रांत को पूरी तरह से डुबो दिया। इन तस्वीरों को देखिए। गले तक भरे पानी के बीच लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुदरत की मार से बचने के लिए लोगों ने अपने घरों की छतों पर डेरा डाल रखा है और रेस्क्यू में जुटी टीम लोगों को किसी तरह यहां से निकाल रही है। वामको तूफान के चलते फिलीपींस में अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। सरकार इन लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। कोरोना के मार के बीच कुदरत भी फिलीपींस पर लगातार कहर बरपा रहा है। वामको इस साल फिलीपींस से टकराने वाला 21वां तूफान है। पिछले महीने ही राजधानी मनीला के पास गोनी तूफान ने भारी तबाही मचाई थी।
गोनी तूफान को इस साल का सबसे भीषण तूफान बताया गया, जिसमें 25 लोगों की जान गई थी। अब गोनी तूफान के करीब 2 हफ्ते बाद ही वामको तूफान फिलीपींस में नई आफत लेकर आ गया है और सरकार तूफान की तबाही के बीच अपने लोगों की जान बचाने की कोशिशों में जुटी हुई है।